ये उदास खिड़कियां, इनकी बेबस सिसकियां बाट जो रही हैं अभी तक, आएगा कोई लौटकर। उम्मीद है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद इन खिड़कियों का इंतजार खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी रिलीज के बाद हर तरफ कश्मीरी पंडितों की चर्चा है, उनके हक की बात हो रही है। जो कुछ उनके साथ हुआ वो कहानियां नए सिरे से एक बार फिर खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कश्मीर के उस काले सच के गवाह किरदारों को लाएंगे जो खुद उस कत्लेआम की कहानी आपको सुनाएंगे। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। द कश्मीर फाइल्स पर इतना बवाल क्यों है? कश्मीर फाइल्स पर देश दो धड़ों में क्यों बंट गया? कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों पर बनी पिक्चर कितनी सच्ची है? आजादी is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jangarmana of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। आज कश्मीर नरसंहार की असली कहानी सुनिए। बसों से वो लोगों को उतारते थे कि भाई हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, और हिंदुओं को मारते थे। डरावना नॉक होता था दरवाजे पे, कैसे लोग सहम जाते थे, कोनों में घुस जाते थे। वो दर्द सामने आने वाला है जिसकी दवा नहीं ढूंढी गई। 24 घंटे दिन रात वो सड़कों पर थे और हिंदुओं के खिलाफ नाराबाजी करते थे। अमलगमेट या उनमें घुल मिल तो नहीं पाए, भाग आए। जो नहीं भाग आए, वो भाग पाए, वो मर खप गए। फिल्म के बाद नरसंहार की सबसे सच्ची कहानी। वहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तरफ गोलियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ब्रिज पे क्रॉस कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर वो पीड़ित आ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में 32 साल पहले जुल्म सितम सहा। कश्मीरी पंडित एक्सोडस 1990। हम वापस बस तो जाएंगे मगर ये जख्म कभी नहीं बसेंगे, कभी नहीं। कौन हूं मैं कश्मीरी पंडित हूं। ये फिल्मी नहीं, असली कहानी है। उस टाइम पे जब हमने पड़ोसियों से बात की ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि ये जी आज़ादी बस मिलने वाली है, वो सब सपोर्ट वपोर्ट है, हम इसके बारे में आपको हेल्प नहीं कर सकते। द कश्मीर फाइल्स, दर्द की तेरा दास्तां। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जो कहानी दिखाई गई, क्या वाकई में वादिये कश्मीर उसकी गवाह बनी? क्या वाकई साल 1990 में कश्मीरी पंडितों की एक के बाद एक टारगेट किलिंग्स हुई? वो दौर कैसा था, वो वक्त कैसा था? सुनिए दो चश्मदीदों की जुबानी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। साल 1990, जम्मू कश्मीर। हमारे लोग मर रहे हैं सर। बर्फ से सफेद वादिये कश्मीर कश्मीरी पंडितों के खून से लाल होने लगी। कश्मीर के मसले का एक ही हल। डल झील की लहरों के शोर के साथ हजारों बेगुनाहों की चीख पुकार का शोर घाटी में तैरने लगा। न जाने अचानक इस खूबसूरत फिजा को किसकी नजर लगी। पल में ही कश्मीरी पंडितों पर बर्फीले मौसम में मौत बरसने लगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों की कुछ ऐसी ही कहानी पर्दे पर उतारी। किसी को ये कहानी झूठ लगती है तो किसी को इसमें आधा सच दिखता है, लेकिन आखिर साल 1990 की उस रात कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उसकी हकीकत सिर्फ वो ही बता सकता है जिसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा है, जिसके कानों में अब भी कश्मीरी पंडितों की चीख पुकार का शोर गूंजता है, जिसकी आंखों में अब भी उस कत्लेआम का वो मंजर कैद है। वो शख्स हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य। एसपी वैद्य उस वक्त एक जांबाज पुलिस अधिकारी थे जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक खूनी साजिश रची गई। सुनिए एसपी वैद्य की जुबानी कश्मीरी पंडितों के खून खराबे की कहानी।
यंग एएसपी था। ये 89-90 की बात है, जब ये सारा कुछ हो रहा था। तो हम एक बडगाम जिला है कश्मीर का, वहाँ मैं एएसपी हेडक्वार्टर तैनात था। और ये सब डेवलप होते हुए हमने देखा किस तरह से ये सारी परिक्रमा हुई, किस तरह से इनको पहले तो जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित थे, जैसे दूरदर्शन के केंद्रीय निदेशक थे, HMT के जो जनरल मैनेजर थे, जो जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी। इस तरह के प्रोमिनेंट, एक वाइस चांसलर थे। तो जो कश्मीरी पंडित प्रोमिनेंट लोग थे उनको पहले किलिंग की गई, उनका टारगेट किया गया, ताकि पूरी कम्युनिटी में एक डर का माहौल पैदा किया जाए। और मस्जिदों में जो माइक्स थे जो अजान के लिए इस्तेमाल किए जाते, उनमें अनाउंसमेंट्स होना शुरू हुई, जिससे माइनॉरिटी के मन में डर बैठ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो बहुत गलत किस्म की अनाउंसमेंट्स भी हुई। अब बहुत सारी जगहों पे बाद में पुलिस ने उनको सीज भी किया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, बिकॉज ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि वहां के लोग, जो प्रशासन था, जो पुलिस थी, वो इस पाकिस्तान ISI की चाल को समझ ना पाई। बाद में ये फैलाया गया, वो भी मैं समझता हूँ एक एजेंडे के तहत किया गया, कि जगमोहन जो उस वक्त ऑनरेबल गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का पलायन किया। ये बिल्कुल, मैं आज जगमोहन जी हमारे बीच में नहीं है, वो एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो पल पल की खबर अपनी रिपोर्ट्स के तहत उस वक्त की यूनियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते थे। लेकिन ये एक साजिश के तहत किया गया ताकि एक खलीफेट कश्मीर में बनाई जाए, जहां माइनॉरिटीज को वहां से डर कर उनको टारगेट करके उनमें खौफ फैला के उनको वहां से पलायन किया जाए, ताकि सिर्फ एक किस्म की कम्युनिटी वहां रहे। अब ये जो कुछ, मैंने हालांकि ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो मैं मीडिया में और सोशल मीडिया में देख रहा हूं, ये इंसिडेंट बहुत सारे बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं। एक जो लेडी को एक आरे में डालकर उसके 2 टुकड़े किए गए, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, ये सब हुआ है। इट कैनॉट बी डिनाइड। और इसको अंडर द रैप लेना गलत बात है। मैं समझता हूँ एक बहुत जेन्युइन कोशिश हुई है कि देश के सामने, लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की। अगर कोई समझता है कि इसके अलावा भी कोई सच्चाई है तो जरूर लानी चाहिए। दूसरी और भी फिल्में बनती हैं, पहले भी फिल्में बनी कश्मीर पर, लेकिन इस तरह की सच्चाई उन्होंने पेश करने की कोशिश नहीं की। एसपी वैद्य ने कश्मीर की रील और रियल फाइल्स खोलकर सामने रख दी है। जो कहानी एसपी वैद्य ने सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसे सुनकर शरीर में सिहरन होने लगती है, आंसू पलकों का दायरा तोड़कर बाहर निकल आते हैं। लेकिन यहाँ से तो कश्मीरी पंडितों के दर्द की शुरुआत भर थी। उनकी तकलीफों का असली दौर तो बेघर होने के बाद शुरू होता है। सुनिए, जब कश्मीरी पंडित अपने घरों से बेघर हो गए तो उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। आप सोच सकते हैं, ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। उस वक्त 90 में जब ये पलायन हुआ तो कोई रहने की जगह नहीं थी। जम्मू की गर्मी में इनको टेंट्स में रखा गया, बहुत सारे सांप काटने से मारे गए, बहुत सारे हार्ट अटैक से, गर्मी की वजह से मर गए। और आप एक इंसान की हालत सोच सकते हैं जिसको अपना घर बार, अपना सब कुछ, अपनी जमीनें, अपने आर्चर्ड सब छोड़कर एक जम्मू की और दिल्ली की गर्मी में आके रहना पड़ा। बहुत सारे बूढ़े लोग मारे गए और इससे बदतर एक इंसान के साथ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसके बारे में देश को जानना जरूरी है। क्या सर बाद में आज जो लोग राजनीतिक चश्मे से कश्मीरी पंडितों के दर्द को देख रहे हैं वो एक कड़वी हकीकत नहीं जानते। वो हकीकत जिसने आतंकियों के मंसूबों को बढ़ाने का काम किया और पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों का मनोबल गिरा दिया। नतीजा, घाटी में आतंक की लपटें तेज हो गई। कश्मीर पुलिस ने जब
जो ISI का जो एक प्लान था, जो जनरल जिया-उल हक के टाइम पे ऑपरेशन टोपैक बनाया गया कि कश्मीर के बच्चों को पाकिस्तान POK में लिया जाए और ट्रेन किया जाए, हथियार दिए जाए और वापस भेजा जाए, और वो बच्चे जो पहला बैच 70 लोगों का था, उसमें से बहुत सारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया, हथियारों के साथ पकड़ा, उनको जेल में डाला। लेकिन उस वक्त एक अनफॉर्चुनेट और गलत डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया। उसकी वजह से पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस डिमोरलाइज हो गई, जिसका फायदा ISI को भी। SP वैद्य के मुताबिक फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के साथ हुई सच्ची घटनाओं को दिखाती है। हमारे लोग मर रहे हैं सर, कश्मीर चल रहा है। अब आपके सामने कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी फाइल्स का एक और किरदार आने वाला है। ये वो किरदार है जिसके सामने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। साल 1990 ही नहीं, 1997 की एक तारीख पर कई कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया गया। बड़गांव के पीरवा तहसील के संग्रामपुरा गांव में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। मैं 11-12 साल का था तब। मैंने खुद देखा, और जिन्हें मारा गया, ना उनकी वजह से कश्मीर की आज़ादी रुकी थी और ना ही उनके शहीद करने के बाद कश्मीर आज़ाद हुआ। उनमें मेरे ही एक उस्ताद थे, उनमें मेरे जैसे कुछ नौजवान थे जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे थे। उनका जुर्म, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो कश्मीरी हिंदू थे। अब तक 1990 में ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की कहानियां हमारे सामने घूमती हैं। लेकिन जो कश्मीरी पंडित 1990 में आतंकियों के सामने नहीं झुके, उन्हें आगे भी निशाना बनाया जाता रहा। जिन्होंने डर से पलायन नहीं किया, उन्हें चुन चुन कर मारा गया। जावेद बेग ने अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र किया है। उन्होंने गिरिजा टिक्कू की मौत की हत्या पर अफसोस जताया है। गिरिजा टिक्कू वो कश्मीरी पंडित थी जिन्हें JKLF के आतंकियों ने मारकर कई टुकड़े कर दिए थे। इस नृशंस हत्याकांड को फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। इस्लाम में कहा गया है, मैंने ये पढ़ा है, कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रह रहे हों और कुछ ऐसी सिचुएशन हो, जैसे जंग की सिचुएशन या कोई भी नामसाइद हालात हो, तो आप पे एज मुसलमान ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप अपने गैर मुसलमान भाइयों के लाइफ, प्रॉपर्टी और उनके ऑनर, उनकी डिग्निटी को, उनकी असमत को प्रोटेक्ट करें। ये इस्लाम में लिखा गया है। आज डल झील से काफी पानी बह चुका है। कश्मीर के हालात काफी बदल चुके हैं। जावेद बेग एक सच्चे कश्मीरी के नाते जो कुछ हुआ उसके लिए कश्मीरी पंडितों से माफी मांग रहे हैं और उनसे घर लौटने की अपील कर रहे हैं। बेगैरत लोग देख रहे थे। हमारे इस्लाम में, मैं खुद एक मुसलमान हूं और मैंने ये पढ़ा है, इस्लाम में कहा गया है अगर जंग के सूरत हाल में आपकी बस्तियों में कोई गैर मुसलमान रह रहा हो, आप पे इस्लामी फरीजा है कि आप उसके जान और माल की हिफाजत करें, उनकी असमत की और उनके जो इबादत गाह है उनको आप प्रोटेक्ट करें। लेकिन कश्मीरी मुसलमान फेल हुआ। कश्मीरी मुसलमान इस कदर फेल हुआ कि वो अपनी गलती तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आज हाथ जोड़ के हमारे कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू भाइयों से माफी मांगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जनरेशन ने जो गलतियां की, जो गुनाह उनसे हुए, उनके लिए मैं आज शर्मिंदा हूं। इन दो किरदारों ने कश्मीर की जो कहानियां सुनाई वो रूह कपा देने वाली हैं। वो तस्दीक करती है कि मूवी द कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो झूठ नहीं है, बल्कि वो सब कुछ घाटी के कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। अभी आपके सामने कश्मीर से जुड़े कुछ और किरदार आने वाले हैं जो कश्मीर की कई दर्द भरी फाइल्स खोलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कश्मीर के मसले का एक ही दर्द भरी दास्तां के दो किरदारों को आपने सुना, लेकिन दर्द का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अभी ऐसे कुछ और किरदार आपके सामने आकर आप बीती आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर शायद आप अपने आंसुओं को रोक ना पाएं। स्टेट का कहीं नामो निशान नहीं था। हम लोग दिन दहाड़े मारे जाते थे। मैं विटनेस हूं एक कत्ल की। मैं एक छोटी बच्ची थी, मैं 12 साल की थी। प्रेमनाथ भट्ट के कातिल को मैंने देखा है भागते हुए।
ये मैं आपके चैनल पे आज पहली बार कह रही हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है। ये फिल्मी नहीं, असली दर्द है, असली जख्म है उन कश्मीरी पंडितों के जिनसे 32 बरस पहले उनकी जमीन छीन ली गई थी, जिन हिंदुओं को आतंकियों ने उनकी जड़ों से काट दिया था। जो मूवी में दर्शाया गया है ये 100% एक्यूरेट है जो वहाँ पर हमारे साथ हुआ है। अब इस मूवी में जो पुष्कर राज जी का रोल कर रहे हैं अनुपम खैर जी, वो हर एक कश्मीरी पंडित का रोल दर्शाते हैं जो हर एक कश्मीरी पंडित के साथ कश्मीर में हुआ है। और जो शारदा का रोल करती हैं बादशाह सुम्बली जी, तो उसने हर एक कश्मीरी स्त्री का रोल दर्शाती है कि किस तरह हर एक कश्मीरी स्त्री के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, और किस तरह एक हिंदू लड़की वहाँ पर सरला तिक्कू को आरी में चीरा गया था। ये बिल्कुल सच पर आधारित स्टोरी बना करके विवेक जी ने ये फिल्म बनाई है। तो हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं कि एक बार ये दर्शाया उसने सारे सृष्टि को, सारे संसार को पता चला कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस तरह से त्रासदी हुई है और किस तरह से उसको कश्मीर में से निकाला गया है। अब जब फिल्म आई है, इन पर हुए अत्याचार की छोटी सी कहानी आई है, तो इनका जख्म हरा हो गया है। हम इतने साल तक कहते रहे हैं सारी स्टोरी, हम 32 साल में गला फाड़ फाड़ के लोगों को बोलते थे कि हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से हमको वहाँ पर निकाला गया, और वो लोग एक झूठ के सहारा लेके हमको ये बोलते थे ये खुद ही निकल गए, यहाँ पर कोई कुछ नहीं उनको बोलता नहीं था, डर गए, भगोड़े हैं, या गवर्नर ने उनको कुछ वहाँ पर प्रोत्साहन दिया, कुछ रिलीफ दे दिया तो निकल गए वहाँ पर। तो इस झूठ का जो उन्होंने पुनौदा था वो डिस्ट्रॉय हो गया इस चीज़ से, और सच सामने आ गया इस चीज़ का। सवाल ये है कि आखिर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार क्यों हुआ, किसने किया, उनका गुनहगार कौन है? जुल्म सितम के शिकार कश्मीरी हिंदू क्या सोचते हैं? वहाँ का शासक जो था वो हिंदू विरोधी था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिंदू विरोध। जिस देश का मंत्री, जिस देश का शासन, जिस देश की गवर्नमेंट किसी समुदाय के विरोधी होगी तो उस देश का, उस जनता का हाल वही होगा जो हमारा हुआ वहाँ पर। तो तब कश्मीर का जो गवर्नमेंट थी वो टोटली हिंदू विरोधी थी, और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी, कानून भी था, कोर्ट भी थे, हर एक सुविधा वो थी, मीडिया भी था, लेकिन ये इन सब को कंट्रोल करने वाला जो था वो हिंदू विरोधी था। इसलिए ये हमारा सच आज तक बाहर नहीं आया। वो स्टेट की बात ले लो, आप कश्मीरी जैन के स्टेट की बात ले लो, या सेंटर की बात ले लो, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी सेंटर में, या उसके बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिनका एक दोस्ती का रिश्ता, जब उनसे बोलते थे कि वहाँ पर ये हो रहा था तो ये अपनी दोस्ती निभा रहे थे। जैसे ही कश्मीर नरसंहार का जिक्र होता है, इसके शिकार कश्मीरी पंडितों की आंखों में हैवानियत की फिल्म चलने लगती है। जितने भी वहाँ पर मकान जलाए गए हैं, जितने भी लोगों को वहाँ पर पलायन हुआ है, और जितने स्त्रियों का वहाँ पर चीरहरण हुआ है, उस स्त्रियों का वहाँ पर दुर्व्यवहार, वहाँ पर उनके साथ रेप हुए हैं, किलिंग्स हुए हैं हिंदुओं के साथ में, और ये सब इनके दोषी वो लोग हैं जो लोग तब शासन करते थे, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के मुस्लिम लोग थे, जो वो सड़कों पर मस्जिदों में नाराबाजी करते थे हिंदुओं के खिलाफ। 24 घंटे दिन रात वो सड़कों पर थे और हिंदुओं के खिलाफ नाराबाजी करते थे, और हिंदू को डराते थे, भगाते थे, मारते थे। ये सारा जो खेल था, ये सिर्फ टेररिस्टों का खेल नहीं है, ये उन लोगों का खेल है जो वहाँ पर रहने वाले थे, जो बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन देके, उनको अपने घरों में रह के, मिलिटेंट को अपने घरों में रह के ये उनको हमारे खिलाफ यूज़ करते थे। इसमें हर एक कश्मीरी मुस्लिम उतना ही दोषी है जितना दोषी वो टेररिस्ट है। वो मुस्लिम जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया, वो मुस्लिम जिन्होंने उनको हिंदू की निशानदेही की, वो मुस्लिम जो मस्जिदों से हिंदू विरोधी नारे लगाता था, वो मुस्लिम जो सड़कों पर हिंदू विरोधी जुलूस निकालता था, वो सब इसमें शामिल हैं। ये हैं सुरेंद्र कुमार, श्रीनगर में ही रहते थे, लेकिन इन्हें और इनके परिवार को भी जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ, श्रीनगर में था, और ये हालात जो 14 सितंबर से शुरू हो गए, इनफैक्ट उससे पहले भी हालात थोड़े ऐसे थे, लेकिन हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 14 सितंबर को हमारा बहुत ही पॉपुलर लीडर वहाँ पर था, जो सारे कम्युनिटियों का बड़ा ख्याल करता है, उसका नाम था टिकलाल टिबलू, उनको दिन दहाड़े उनके घर के सामने हत्या की गई। तो वहाँ माहौल चेंज हो गया 14 सितंबर से। तो हम बिल्कुल श्रीनगर में थे,
लेकिन क्या है कि जो अलार्म बेल बजी जब 19 जनवरी को ये तैयारियां सारी चल रही थी, तो 19 जनवरी को अचानक शाम के 9 बजे मस्जिदों से आवाज़ें ये आ गई और बड़े खतरनाक उन्होंने नारे लगाए। लोग सारे सड़कों पे आ गए। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी जिनके साथ हम काम करते हैं वो सब सड़कों पे क्या हुआ भाई, वो नारा लगा रहे हैं कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें आज़ादी लेनी है पंडितों के बगैर, पंडित मीन्स मैन एंड पंडितानों के यहीं रखना है। तो ये जो सिचुएशन थी अजीब थी। तो उस टाइम की जो वो रात थी, वो रात हमारी मतलब हमने सुना था कभी पहले पिछले ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन मैं उस टाइम पे 28-29 साल का था और अपनी आंखों से देखा। हमारे घर में भी जो लेडीज़ थी उनको एक कमरे में बंद किया गया पूरे मोहल्ले में। ये मैं इस सेंचुरी की बात आपको कर रहा हूँ कि क्या हुआ था 19 जनवरी की रात को। आतंक का आलम था। गली मोहल्ले और सड़कों पर हर तरफ हैवान थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी सरकार, पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा, कानून। आश्चर्य होगा आपको, मैं जिस जगह पे रहता है उसको बरजुला बोलते थे। मेरे घर से जस्ट 10 कदम बाहर एक डीआईजी बीएसएफ का था, मतलब उनका एक ऑफिस था, प्राइवेट मकान में था। उसमें 35 बीएसएफ वाले थे, बट पुलिस वाला कोई नहीं सड़क पे था। लेकिन जब ये हालात हो गए, क्योंकि हमें लगे ना, कैन यू बिलीव, मतलब वी वेंट टू दैट डीआईजी एंड हम चुपके से गए। हमने बोला कि कुछ प्रोटेक्शन दे दो। उसने कहा कि मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, आई डोंट हैव द ऑर्डर्स। दैट वाज द सीन। देयर वाज नो सिक्योरिटी, देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग दिस। ये हालत थी। और सारे लोग आप सड़क पे देखेंगे, सारी सड़कें भरी हुई थी, अपने जो मोहम्मदन थे, मुसलमान थे। द कश्मीर फाइल्स में हकीकत है, इसलिए जो भी इसे देखता है उसकी आंखें आंसुओं का समंदर बन जाती हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये भी मतलब उस पूरे वाक़ये का, उस पूरे एनवायरनमेंट का एक बहुत सा छोटा कण है। इससे बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर भी मैं दाद देना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी टीम को कि इतनी सशक्त तौर से उन्होंने इस सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी ये पिक्चर लोग देखते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित समुदाय के नहीं हैं, दूसरे समुदायों के भी हैं, लेकिन इसको देखकर उनको एक बार समझ में आता है और रो पड़ते हैं कि अब हमको समझ में आ रहा है कि 30 साल पहले हुआ क्या था, 32 साल पहले हुआ क्या था, हमें तो मालूम ही नहीं था। 32 साल पहले कश्मीर का मंजर क्या था, इंसान कैसे हैवान बन गए थे, ये उस शख्स से सुनिए जो उस वक्त 8 साल के थे। बहुत सारे इंस्टेंसेस 89 और अर्ली 90 के मेरे को ध्यान में आते हैं। मैं स्कूल में हूँ, पथराव हो रहा है, मेरी मदर मेरे को लेने आती थी, ठीक है, वो कहीं फंस गई हैं और मैं पूरा दिन स्कूल में हूँ, मैं और मेरे साथ और भी कुछ बच्चे, ठीक है। हम निकलते हैं वहाँ से, हम देख रहे हैं कि एक तरफ गोलियाँ चल रही हैं, पथराव हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ब्रिज पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंजर हैं जो याद है हमें। मैं अपने फादर के साथ से पे स्कूटर पे जा रहा था और एक आदमी ने, क्योंकि वो जानता था कि हम पंडित हैं, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और हमारे स्कूटर की तरफ फेंक दिया। बाल बाल बचे, स्कूटर पे लगा नहीं वो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं बार बार। एक नहीं, खूनी खेल की सैकड़ों कहानियां हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के मन और मस्तिष्क में किसी चलचित्र की तरह चलती रहती हैं। उन्हें 32 साल बाद भी खौफ से भरती रहती है। आज बड़ी हैरानी की बात है, मेरी बेटी कहती है, उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं, जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, कि सिर्फ 216 लोग हमारे गए हैं। मतलब आज की जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते नॉलेज कितनी करप्ट हो चुकी है। मैंने कहा बेटा उनको बोलो 100 तो हमारी फैमिली में से ही निकले हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? पीपल आर गोइंग बाय फिगर्स इन द विच इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट। हम मतलब ये तो अब कॉन्कोटेड वर्जन है। और हम अगर बात करें, जब मैं एक स्टूडेंट थी, जब ये हो रहा था, वी वे हेल्पलेस। हमको तो जो झेल रहा था उसके मुंह से सुनने को मिल रहा था, ना कि हम उस न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हैं जो कि फिल्टर होके आ रही थी हमारे पास। In September 1989, when we got the message that he is killed, he was killed. फरन से पिस्टल निकाला और यहाँ पर गोली लगाई, क्योंकि उनको पता था इन्होंने कोई जैकेट वैकेट कुछ पहना होगा, इसलिए उन्होंने टारगेट यहाँ पर किया। मुझे बताया गया कि ये दोनों डेड बॉडीज एक चिनार के साए में नीचे उनको रखा गया था। दे वर स्ट्रैंगलेटेड और उनको वहीं पे पाया गया, और किसी मुसलमान पुलिस अफसर ने इनकी लाशों को पहचाना। और दर्द की दास्तां उन लोगों के लिए है जो द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठा रहे हैं।
उम्मीद है कि इन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। इनकी कश्मीर वापसी होगी जो अब तक नहीं हो पाई है। मोहित ओम, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही। खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।